जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता, कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता के तौर पर पहचान रखने वाले मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले धरने में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण देकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। यह धरना जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और केंद्र सरकार से किए गए वादे को पूरा करने की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। यानी कि स्टेटहुड की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े पैमाने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें मीरवाइज उमर फारूक को भी न्योता दिया गया है। वहीं पिछले लगभग 3 दशकों में यह पहला अवसर माना जा रहा है जब जम्मू कश्मीर की किसी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी किसी अलगाववादी पृष्ठभूमि वाले नेता को अपने राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सार्वजनिक रूप से आमंत्रित कर रही है। और इसीलिए अब चर्चाएं हैं, सुर्खियां हैं कि क्या मीरवाइज उमर फारूक से दोस्ती, मीरवाइज उमर फारूक का साथ कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारी ना पड़ जाए, यह दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक की जो पहचान है वो अलगाववादी नेता के तौर पर रही है। कई बार उन्हें नजरबंद भी किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की लड़ाई है, क्योंकि स्टेटहुड का मुद्दा आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम का एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल मुद्दा है। वो आज भी इस बात को लेकर मायूस हैं कि उनसे स्टेटहुड छीन लिया गया। इसी सोच के तहत पार्टी के विभिन्न राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। एक बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रदर्शन का एक तरह से इसकी अध्यक्षता करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल कराने का मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित इस प्रदर्शन को नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सबसे बड़े राजनीतिक अभियानों में से एक के रूप में देख रही है। पार्टी का उद्देश्य केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने का जो वादा किया गया था उसे अब और टाला नहीं जाना चाहिए। आपको याद होगा, स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ये बयान दे चुके हैं कि 3 चरण होंगे, यानी कि 3 स्टेप होंगे। पहला था डिलिमिटेशन, दूसरा था विधानसभा चुनाव, तीसरा था स्टेटहुड। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही कहना है कि डिलिमिटेशन कर दिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गए, और अब स्टेटहुड के मुद्दे को क्यों टाला जा रहा है, स्टेटहुड आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा, कौन से वो ऐसे जमीनी हालात हैं जिनका आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं इसके लिए पार्टी ने पहले श्रीनगर और जम्मू में 11 और 12 जुलाई को 2 बड़ी रैलियां आयोजित करने का फैसला लिया है, ताकि जनता के बीच इस अभियान के प्रति व्यापक समर्थन जुटाया जा सके। यानी कि ये जो अभियान दिल्ली में होने जा रहा है, ये जो प्रदर्शन दिल्ली में होने जा रहा है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है मीरवाइज उमर फारूक को दिए गए निमंत्रण को लेकर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के करीबी नेता तनवीर सादिक खुद श्रीनगर स्थित मीरवाइज के निवास पहुंचे और उन्हें औपचारिक निमंत्रण सौंपा। यह मुलाकात केवल एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बल्कि कश्मीर की बदलती राजनीति का संकेत भी मानी जा रही है। हालांकि तनवीर सादिक ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मीरवाइज उमर फारूक ने इस निमंत्रण पर अंतिम रूप से क्या फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निर्देश पर जम्मू कश्मीर और देश भर के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यानी कि ये जो थॉट है ये पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का है कि मीरवाइज उमर फारूक को भी बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का प्रयास है। मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस निमंत्रण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो केवल एक धार्मिक नेता ही नहीं है बल्कि मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा के अध्यक्ष भी हैं, जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न इस्लामिक संगठनों का एक साझा मंच है। उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें केवल आधा अधूरा एजेंडा स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार जम्मू कश्मीर के लोगों को केवल राज्य का दर्जा नहीं बल्कि वो सभी संवैधानिक और राजनीतिक अधिकार भी वापस मिलने चाहिए जो पहले उनके पास थे, यानी कि स्पेशल स्टेटस का यहां पर मीरवाइज उमर फारूक ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली को लेकर भी इस आंदोलन को और ज्यादा इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।
इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि मीरवाइज राज्य के दर्जे की बहाली का समर्थन तो करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक मांगें उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। दरअसल मीरवाइज उमर फारूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संबंधों का इतिहास काफी जटिल रहा है। कई दशकों तक श्रीनगर की राजनीति में दोनों परिवार एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों को शेर और मीरवाइज परिवार के समर्थकों को बकरा कहा जाता था। यह कश्मीर की राजनीति में कहा जाता था। दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कई बार सामाजिक तनाव का कारण भी बनी, और इस ऐतिहासिक दुश्मनी को कम करने के लिए साल 1983 में तत्कालीन केंद्र सरकार की पहल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मीरवाइज उमर फारूक के पिता मीरवाइज मौलवी फारूक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे डबल फारूक एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसके बाद परिस्थितियां बदलती रहीं और कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के दौर ने राजनीति की दिशा बदल दी। ऐसे में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मीरवाइज को खुला निमंत्रण दिए जाना उस पुराने इतिहास के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि इस कदम के पीछे कई रणनीतिक कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये संदेश देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों की लड़ाई में वो सभी पक्षों को साथ लेकर चल रही है। दूसरा कारण श्रीनगर शहर में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना है, जहां मीरवाइज का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव आज भी बहुत ज्यादा माना जाता है। वो कश्मीर के सबसे अहम धार्मिक नेताओं में, रूहानी नेताओं में उनकी गिनती है। तीसरा कारण यह भी है कि पार्टी अपने चुनावी वादों को लेकर जनता के बीच सक्रिय दिखाई देना चाहती है, क्योंकि स्टेटहुड के मुद्दे पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो समय समय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरती हैं और ये आरोप लगाती हैं कि वो बीजेपी के साथ करीबी तो हैं, बीजेपी को कश्मीरी गिफ्ट तो गिफ्ट करते हैं, लेकिन स्टेटहुड के मुद्दे की जिस आक्रामकता से मांग रखनी चाहिए वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाकर मांग नहीं करते हैं। ये आरोप विपक्षी पार्टियां एनसी पर लगाती हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वायदा किया था। सरकार बनने के बाद विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इस दिशा में अब तक ठोस प्रगति हुई क्यों नहीं। मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा दिया। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस इस धरने के जरिए, इस प्रदर्शन के जरिए ये दिखाना चाहती है कि वो अपने वादे को लेकर गंभीर है और केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बना रही है। 11 जुलाई को श्रीनगर और 12 जुलाई को जम्मू में होने वाली इन रैलियों के माध्यम से पार्टी राज्य भर में जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेगी। इन रैलियों का समय भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 13 जुलाई कभी जम्मू कश्मीर में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन साल 2019 के बाद इस सरकारी अवकाश को खत्म कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपने चुनावी घोषणा पत्र में 13 जुलाई को अवकाश को फिर से बहाल करने का वायदा तो किया था। ऐसे में पार्टी इस पूरे अभियान को अपनी वैचारिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत कर रही है। दिल्ली के धरने को सफल बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल जम्मू कश्मीर के संगठनों तक खुद को सीमित नहीं रखा है। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, मीरवाइज के नेतृत्व वाली मुत्ताहिदा मजलिस ए उलेमा सहित विभिन्न संगठनों को निमंत्रण भेजा है। इसके अलावा कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं और गैर एनडीए दलों के प्रमुख नेताओं को भी इस प्रदर्शन में शामिल होने का आमंत्रण नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और जद्दीबल से विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी चाहती है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति इस अभियान का समर्थन करे। उनके अनुसार ये किसी दल की नहीं बल्कि जनता की लड़ाई है और अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार अपने वायदे को पूरा करे जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम से किया था। हालांकि इस राजनीतिक पहल ने विवाद भी खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरवाइज उमर फारूक को दिए गए निमंत्रण पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि मुख्यधारा की राजनीति में अलगाववादी पृष्ठभूमि वाले नेताओं को इस प्रकार शामिल करना सही नहीं है। उनका आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कदम उठा रही है जिससे गलत संदेश जा सकता है। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि मीरवाइज को यह निमंत्रण एक धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में दिया गया है, न कि किसी अलगाववादी एजेंडे के प्रतिनिधि के तौर पर। पार्टी का तर्क है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह घटनाक्रम जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीति का संकेत है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी वादों को लेकर सक्रिय दिखना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर वो ये संदेश भी देना चाहती है कि राज्य के अधिकारों के प्रश्न पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाई जा सकती है।
यदि विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस मंच पर एक साथ आते हैं तो इससे राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर नई मजबूती मिल सकती है, ऐसा एनसी का मानना है। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि राज्य के दर्जे की बहाली और अनुच्छेद 370 से जुड़े व्यापक राजनीतिक प्रश्नों पर विभिन्न दलों और नेताओं की राय अलग अलग है। मीरवाइज उमर फारूक ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता केवल राज्य का दर्जा स्टेटहुड नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी पुराने संवैधानिक अधिकारों की बहाली है, यानी कि स्पेशल स्टेटस की। ऐसे में भविष्य में इन मुद्दों पर सभी पक्षों के बीच कितनी समानता बन पाती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मीरवाइज उमर फारूक को दिया गया निमंत्रण जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा प्रतीकात्मक और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे जहां एक ओर राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे को नई राजनीतिक गति मिलती है, वहीं दूसरी ओर इससे प्रदेश की मुख्यधारा और अलगाववादी राजनीति के बीच बदलते समीकरणों पर भी एक नई बहस शुरू कर दी है। अब सभी की नजरें 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन और उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर टिकी हैं, क्योंकि इसे यह स्पष्ट होगा कि जम्मू कश्मीर के अधिकारों की लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।